दोस्तों, ऐसा लगता है कि विनायक दामोदर सावरकर के पड़पोते ने उनकी पोल पट्टी खोलने का जिम्मा संभाल लिया है। सावरकर के पड़पोते अब उन आरोपों की तस्दीक करते जा रहे हैं जो आरोप या जो दावे दशकों से लगते रहे हैं। खास तौर पर सावरकर की दया याचिकाओं को लेकर जो आरोप कांग्रेस या तमाम इतिहासकार लगाते रहे हैं, उन सबको भी सावरकर के पड़पोते अदालत में खड़े होकर कबूल करने लगे हैं। सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि सावरकर के पड़पोते सात्विकी सावरकर ने पिछली सुनवाई में उनकी 5 दया याचिकाओं को कबूल किया था और अब हालिया सुनवाई में उन्होंने ये माना है कि विनायक दामोदर सावरकर ने 10 बार अंग्रेज सरकार से दया की भीख मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि जिस वक्त सावरकर दया याचिकाएं मर्सी पिटीशन लिख रहे थे, ठीक उसी दौर में शहीद आजम भगत सिंह और उनके संगी साथी अंग्रेजों से समझौता करने को तैयार नहीं थे। उन क्रांतिकारियों ने एक बार भी अंग्रेजों के सामने दया याचिका पेश नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर जान लीजिए कि सात्विकी सावरकर जो सावरकर के पड़पोते हैं, उन्होंने अपने पड़दादा विनायक दामोदर सावरकर के 10 माफीनामों, जिन्हें वे दया याचिका कह रहे हैं, उन्हें कबूल कर लिया है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की एमपी एमएलए कोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है। सावरकर की मानहानि के इस मुकदमे के फरियादी हैं उनके पड़पोते सात्विकी सावरकर। इस मामले में जब भी सुनवाई हो रही है, तब उनके साथ क्रॉस एग्जामिनेशन चल रहा है। मुकदमे की सुनवाई में जब जिरह शुरू हो रही है, तो हर जिरह में, हर बहस में सावरकर के पड़पोते सात्विकी सावरकर कांग्रेस नेता या कांग्रेस नेता के वकील के आरोपों को स्वीकार करते जा रहे हैं। 15 जून को हुई बहस में सात्विकी सावरकर ने क्रॉस एग्जामिनेशन के समय यह स्वीकार किया कि उनके पड़दादा ने अंग्रेजों को 10 बार दया याचिका लिखी थी। उन्होंने ये भी स्वीकार कर लिया है कि अंडमान जाने के 1 महीने के भीतर ही उन्होंने पहली दया याचिका लिख दी थी। अदालत में सात्विकी ने जो कुछ कहा है, उन्हीं के शब्दों में आपको पढ़कर बता देते हैं। उन्होंने गवाही के दौरान कहा कि उनके परदादा सावरकर को गदर पार्टी के अखबार में वीर कहा गया था, लेकिन तब जब वे अंडमान नहीं गए थे। यह सच है कि सावरकर ने 10 बार क्षमा याचिका दाखिल की थी। यह भी सच है कि जब क्षमा याचिका दाखिल की गई, तब भी उन्हें वीर कहा जाता था। राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों ने क्षमा याचना दाखिल नहीं की थी। सावरकर को सजा मिलने के 1 महीने के अंदर ही मर्सी पिटीशन दाखिल की गई। मुझे नहीं पता था कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने ब्रिटिश सरकार से को याचिका दी थी, जिसमें उन्होंने खुद को युद्धबंदी मानने और किसी भी रियायत से इनकार करने की मांग की थी। यानी सात्विकी को पहले नहीं मालूम था, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हो गया और वे स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन ये सच है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंत तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रहे और ब्रिटिश सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया। सात्विकी ने आगे अपने बयान में कहा है कि सावरकर द्वारा दाखिल की गई इन 10 क्षमा याचिकाओं के रिकॉर्ड सरकारी दस्तावेज में उपलब्ध हैं। याचिकाओं की भाषा ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा नहीं दर्शाती, ऐसा उनका दावा है। ये याचिकाएं जेल प्रशासन द्वारा ब्रिटिश सरकार को भेजी जाती थी। ब्रिटिश सरकार इन याचिकाओं पर सजा कम करने या बदलने का अधिकार रखता था। सावरकर की याचिकाएं सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। मैंने ये याचिकाएं दाखिल नहीं की हैं। जाहिर है ये याचिकाएं विनायक दामोदर सावरकर ने अंग्रेजों के सामने दर्ज की थी। आगे सात्विकी ने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने सावरकर की सभी याचिकाएं खारिज कर दी और जवाब में चिंता जताई कि अगर सावरकर रिहा हुए
तो फिर से क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल होकर ब्रिटिश राज का अंत कर देंगे। उन्होंने कहा कि क्षमा याचिका दाखिल करना ब्रिटिश काल में सामान्य प्रक्रिया थी। सिर्फ सावरकर ही नहीं, कई अन्य कैदियों ने भी याचिकाएं दी थीं। यह न तो असामान्य था और न ही अवैध। याचिका की भाषा विनम्रता वाली नहीं थी और न ही उसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा जताई गई थी। सावरकर की दया याचिकाओं के अंत में जो कुछ लिखा जाता था, ब्रिटिश सरकार को जिस विनम्रता के साथ संबोधित किया जाता था, भरोसा दिलाया जाता था, उसके बारे में सात्विकी कहते हैं, मुझे यह नहीं पता कि सावरकर हर याचिका पर आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वीडी सावरकर लिखकर साइन करते थे। सात्विकी ने अपने बयान में यह भी कहा, यह सच है कि किसी भी कैदी पर क्षमा याचिका दाखिल करने की कोई बाध्यता नहीं थी। यह कैदी की अपनी इच्छा पर निर्भर करता था। यह सच है कि इन क्रांतिकारियों ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनमें से किन किन कैदियों ने क्षमा याचिका दाखिल की थी। अंडमान में कैद दूसरे कैदियों की दया याचिकाओं या क्षमा याचिकाओं का उल्लेख करने वाले सात्विकी ने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी है कि दूसरे कैदियों ने भी ऐसी याचिकाएं पेश की थी, लेकिन उनके पास इसका कोई सबूत नहीं है, उनके पास कोई तुलनात्मक दस्तावेज नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सात्विकी जब ये दावा कर रहे हैं कि सावरकर अपनी पिटीशन के अंत में योर ओबीडियंट सर्वेंट जैसा कुछ लिखते थे, ये उन्हें नहीं मालूम, जबकि सच्चाई ये है कि सरकार के पास जो दस्तावेज उपलब्ध हैं, आज भी प्रामाणिक जितने भी दस्तावेज हैं, तो उनसे ये साबित होता है कि सावरकर अपनी याचिका के अंत में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे। आइए सात्विकी के इस दावे की भी पड़ताल कर लेते हैं कि सावरकर के अलावा भी कई कैदियों ने काले पानी की सजा से बाहर आने के लिए दया याचिकाएं पेश की थीं या माफीनामे लिखे थे। सच्चाई ये है कि अपवाद स्वरूप एक दो ऐसे प्रकरण मिले हैं जिनमें बहुत ज्यादा उम्र के किसी कैदी ने, 80-82 साल के एक कैदी ने अंग्रेजों से दया की याचना दायर की थी। लेकिन इसके अलावा एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिलता कि किसी कैदी को, स्वतंत्रता संग्राम में लगे हुए किसी क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने ऐसी किसी दया याचिका के आधार पर अंडमान की कैद से रिहा किया हो। ऐसा एकमात्र उदाहरण विनायक दामोदर सावरकर हैं, जिन्हें 10 बार मर्सी पिटीशन दाखिल करने के बाद अंग्रेजों ने रिहा कर दिया था। सात्विकी के इस बयान से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंडमान की जेल में पहुंचने के 1 महीने के भीतर पहली दया याचिका दायर कर दी थी और उसके बाद वे लगातार ऐसी ही याचिकाएं अंग्रेजों को भेजते रहे और अंत में जेल से बाहर आ गए। और चलते चलते ये भी जान लीजिए कि विनायक दामोदर सावरकर ने अंडमान की कैद से बाहर आने के बाद आखिरी दिन तक, अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया था। वे 26 फरवरी 1966 तक जीवित रहे, यानी आजादी के कई वर्ष बाद तक। लेकिन 15 अगस्त 1947 तक उनकी तरफ से अंग्रेजों के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं छेड़ा गया। उन्होंने अपने जीते जी आजादी के दिन तक अंग्रेजों पर कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा था। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि जिस वीर की उपाधि से वे नवाजे जाते हैं, उनके नाम के आगे जो वीर विनायक दामोदर सावरकर लिखा जाता है, वो वीर नाम उन्हें किसी और ने नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने खुद छद्म नाम से आत्मकथा लिखी थी, जीवनी लिखी थी। चंद्रगुप्त नाम से लिखी गई उस जीवनी में वीर विनायक दामोदर सावरकर कहा गया, यानी अपने नाम के आगे वीर लगाने वाले सावरकर खुद थे, किसी और ने उन्हें वीर की उपाधि नहीं दी थी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।